हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने देखा कि नीट में एक काफ़ी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम आया है फ्रॉम सरफेस टेंशन, तो एडवांस में भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। सरफेस टेंशन में बहुत सारे बेसिक्स हैं, जैसे आपको वहाँ पर पता होना चाहिए एक्सेस प्रेशर के बारे में, आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके के फंडामेंटल पर बेस्ड टफ लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपके सामने एक इरोडोसिव प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये इरोडो का क्वेश्चन नंबर 2.173 है। इसमें गिवन है अ मर्करी ड्रॉप शेप्ड एज अ राउंड टेबलेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड थिकनेस एच इज लोकेटेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और उसके बीच में हमारे पास एक मर्करी का राउंड टेबलेट शेप में ड्रॉप जो है वो ट्रैप्ड है। ठीक है, उसमें आपको गिवन है कि उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर गिवन है और थिकनेस आपको कितनी गिवन है, एच गिवन है। दैट मीन्स जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी जो होगी वो एच के इक्वल होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में गिवन है कि द वैल्यू ऑफ एच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। तो देखेंगे हम क्वेश्चन में कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसे आएगी कि एच जो है, जो गैप है ना, वो काफी कम है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। फाइंड द मास एम ऑफ अ वेट विच हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट टू डिमिनिश द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एन टाइम्स। देखिए क्या किया जा रहा है कि जो दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना h, उसको n टाइम्स कम करना है। मतलब h बाई एन करने के लिए हम अपर प्लेट के ऊपर एक मास रखेंगे, तो उस मास के वेट की वजह से क्या होगा, वो सेपरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस सेपरेशन को n टाइम्स कम करने के लिए हमें उसके ऊपर कितना मास रखना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल रेडियस, इनिशियल h और n की वैल्यू जो n टाइम्स बोला है, n की वैल्यू 2 गिवन है और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है मरकरी का इस मटेरियल के साथ दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, हमें ऐसी सिचुएशन गिवन है कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन आप देख रहे हो, ये वाला सेपरेशन, ये सेपरेशन h है। इसमें हमारे पास एक मरकरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और थिकनेस h है, वो ट्रैप्ड है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक सर्कुलर ऐसे शेप में दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, तो इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया। इसके बाद यहां पर अगर आप ऐसे साइड से देखोगे तो मरकरी का ड्रॉप कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का सरफेस, फ्री सरफेस इस तरीके का फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये पूरा ऐसे सर्कल में घुमा हुआ है और ये इस तरह से बेंड भी है। बात समझ गए? तो ये वाली जो बेंडिंग है इसमें मैं आपको बता देता हूं पहले कि हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना गिवन है, दैट इज 135 डिग्री। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फ्री सरफेस पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मरकरी के फ्री सरफेस पर, और यहाँ सॉलिड पर हम अंदर ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला एंगल जो है टोटल थीटा, दैट इज गिवन एज 135 डिग्री। ओके, अब जो इनिशियल कंडीशन है उसमें यहां पर आपको दिया गया है कि डिस्टेंस h है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप एक वेट रख दीजिए। वेट रखने के बाद ये डिस्टेंस जो हो जाना चाहिए वो h बाई एन हो जाना चाहिए। बात समझ गए? तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसका मास एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, जो अपर प्लेट है ना, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है। तो इस सिचुएशन में अगर अपर प्लेट इक्विलिब्रियम में है तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये जो अपर प्लेट है, मान लो कि इस अपर प्लेट का अपना वेट W है। ठीक है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W एक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसका जो टैबलेट है इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है। बाकी यहां पर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो अंदर है यहां का प्रेशर हमने मान लिया कुछ P1। इनिशियल कंडीशन में मैंने इसको P1 मान लिया। तो देखिए यहां पर फोर्सेस कैसे लगेंगे। ऊपर से जो फोर्स आएगा, ऊपर से फोर्स सारा P नॉट इंटू कैपिटल A, हमने मान लिया कि कैपिटल A जो है वो प्लेट का एरिया है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखेंगे तो जो
ड्रॉप के अंदर वाला पार्ट है, उसके अलावा जो हम बाहर वाले पार्ट में बात करेंगे, तो जो बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है और इसके अलावा बाहर वाला पार्ट, तो बाहर वाले पार्ट का जो रिमेनिंग एरिया वो कितना है मालूम है? प्लेट का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमने कहा कि भाई प्लेट का एरिया ए है माइनस पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कर दिया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स आएगा और उसकी टोटल वैल्यू होगी पी नॉट इंटू ए माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए, इसके अलावा और कौन सा फोर्स होगा? तो अंदर का जो प्रेशर आपने माना है P1, तो P1 के करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ फोर्स आएगा P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? ओके, तो अब ओवरऑल इन सारे फोर्सेस के अंडर ये जो आपका प्लेट है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये प्लेट हमारा इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इसके इक्विलिब्रियम की पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो अब हमें रिक्वायर्ड होगा कि P1 कितना है, यानी अंदर कितना प्रेशर है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। देखिए इस इक्वेशन में क्या आएगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स है P नॉट ए प्लस W भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो P नॉट ए माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस P1 का फोर्स है इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? चलिए, अब देखिए हमें यह एस्टिमेट करना है पहले कि P1 कितना होगा। तो देखिए P1 पता है किस तरह से एस्टिमेट होगा। P1 आपको पता करना है कि इस टैबलेट शेप के अंदर एक्सेस प्रेशर जो होगा उसकी कैलकुलेशन से आपको जाना पड़ेगा कि ये P1 प्रेशर है कितना। ठीक है, तो देखिए मैं इस पहले P1 प्रेशर को आपको एस्टिमेट करना बताता हूं। तो देखिए यहां पर जो आप इस टैबलेट को देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का है कि एक तो ये इस तरह से सर्कल में घुमा हुआ है, मतलब अगर आप उसको सामने से देखते हो तो ऐसे वो आपको यूं घुमा हुआ दिखाई देगा। तो एक तो ये वाला रेडियस है जो आपको यहां पे कैपिटल आर दिखाया जा रहा है, ये वाला रेडियस ऐसे, और दूसरा जो आप यहां पर ये बेंडिंग देख रहे हैं ना, ये वाला, इसके हिसाब से भी इसका एक बेंडिंग है और इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक इस तरीके का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के हिसाब से इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो पहले मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर हम यहां पर लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो पार्ट है उसमें एक इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला कैपिटल आर बन रहा है, दो तरीके का। तो एक तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है और दूसरा यहां से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सरफेस बनेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा जो होगा उसको मैंने बोल दिया R1। समझ में आया? तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो पहले हम लोग R1 को H के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा। तो दिस कंप्लीट एंगल आपको गिवन है थीटा, ओके। और आपने ये क्या किया है, ये डॉटेड लाइन जो है ये फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये रिमेनिंग एंगल, तो दिस रिमेनिंग एंगल इज थीटा माइनस पाई बाई 2, ओके। तो दिस वैल्यू इज थीटा माइनस पाई बाई 2, ओके। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो h है टोटल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप मुझे बताइए, अगर ये टोटल डिस्टेंस h है तो ये h/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस h/2 के करस्पॉन्डिंग पहले हम लोग ये देखते हैं कि h/2 को इसके साथ रिलेट करते हैं। तो मुझे बताइए जो R1 है ना, R1 का ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है थीटा माइनस पाई बाई 2। तो R1 का इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन आएगा वो आ जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस पाई बाई 2 और ये आ जाएगा R1 साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, ओके। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं बिकॉज थीटा माइनस पाई बाई 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो R1 साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 ये डिस्टेंस है और ये किसके बराबर है, h/2 के इक्वल है। तो R1 साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू h/2। इतना समझ में आया?
तो ये आपके पास दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है दैट इज h/2 साइन थीटा माइनस π/2 एस्टिमेट होकर आ जाएगा। बात समझ गए? तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से एक्सेस प्रेशर अगर आप देखेंगे तो इनसाइड प्रेशर आपने P1 बोला है, आउटसाइड प्रेशर P0 बोला है। तो इसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इधर पे भी इस तरह से घुमा हुआ है और ये वाला भी है। तो 2 इसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, ठीक है ना। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है हमारे पास, ठीक है। तो एक R है और दूसरा R1 है, ठीक है ना। तो इन दोनों के हिसाब से एक्सेस प्रेशर कितना होगा, P1 माइनस P0 दैट इज इक्वल्स टू, अगर डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, T सरफेस टेंशन 1/R एक रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/R1। R1 ये वाला है और R वो वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो बताइए यहां से मेरे पास P1 माइनस P0 की वैल्यू आ गई। तो व्हाट आई एम गेटिंग, P1 इक्वल्स टू P0 प्लस T इंटू 1/R, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है लार्ज वाला, प्लस R1 जो है 1 दैट इज h/2, तो h डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो दिस इज 2 साइन थीटा माइनस π/2, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेशन यहीं पे यूज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया ना कि h काफी छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R, h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। तो बेसिकली पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो इस तरह से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बिकॉज h R के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा स्मॉल है तो ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, क्योंकि h स्मॉल है तो ये वैल्यू काफी ज्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू दिस, तो हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा ये आएगा P1 इक्वल्स टू P0 प्लस T इंटू 2 साइन थीटा माइनस π/2 अपॉन h, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है P0 प्लस T 2T/h साइन थीटा माइनस π/2, इस वैल्यू को हम पीछे वाले एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। देखिए क्या आता है, तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से हम लोग P1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो P0 A से देखिए P0 A कैंसिल आउट हो गया, W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस P0 πr² प्लस P1 की वैल्यू है P0 प्लस 2T डिवाइडेड बाई h साइन थीटा माइनस π/2, ओके। ये वैल्यू है और इसके साथ इसका एरिया πr² जो है वो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर πr² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत इजी वे में, P0 πr² नेगेटिव में था, यहां से P0 πr² आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली जो वेट बैलेंस किया जा रहा है उसके लिए रिलेशन आ रहा है 2T/h साइन थीटा माइनस π/2 एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाई πr²। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। बात समझ गए? इसमें आप बहुत आराम से डायरेक्टली भी बहुत तेजी से बोल सकते थे कि ये जो P0 वाला सारा पोर्शन है ना वो ऊपर से लेकर नीचे तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस प्रेशर के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। बट मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन आपके सामने लिख दिया है, ये है कंडीशन। अब बताइए क्या होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट रखता हूं तो W में क्या ऐड हो जाएगा, W में क्या ऐड हो जाएगा बताइए। तो W में क्या ऐड हो जाएगा, mg और ऐड हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही mg ऐड हो जाएगा तो ये जो आप h देख रहे हैं है ना, तो ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/n हो जाएगी। और जो आप ये वाला रेडियस देख रहे हैं, ये वाला रेडियस, ठीक है, ये वाला रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है जैसे ही ये दबेगा, ठीक है, जैसे ही ये दबेगा
तो वैसे ही क्या होगा, ये ऐसे फैल जाएगा, तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो देखिए जो न्यू रेडियस के अकॉर्डिंग सिचुएशन आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, W प्लस आपने क्या कर दिया mg। ठीक है, W प्लस mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट इज 2t अपॉन h की जगह क्या आ जाएगा, h बाई एन इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उसका रेडियस क्या हो गया होगा, रेडियस बढ़ गया होगा। तो अब मैं उसको कर रहा हूं कि पाई r3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया है कि W की जगह W प्लस mg कर दिया है, हमने एक और वेट रख दिया है, उसके हिसाब से हाइट जो थी उनके बीच की डिस्टेंस h बाई एन हो गई है, और उसका जो रेडियस बढ़ के r3 हो गया है, तो मैं उसको r3 की तरह रख रहा हूं। अब मैं इसको r3 को r से रिलेट करूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां से r3 कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो जैसे पहले क्या था, उसका रेडियस कैपिटल R था और कैपिटल R काफी बड़ा है, और इस तरह से जो मेनिस्कस बन रहा है उसके हिसाब से इसकी हाइट कितनी थी, ये हाइट h थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हाइट h बहुत कम है, इसलिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैप्ड वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिकॉज हाइट बहुत कम है। तो हम इसको एक अप्रॉक्सीमेटली सिलेंडर की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो हमारे पास देखिए क्या सिचुएशन आएगा कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप लोड आपने रखा है, उससे इसका रेडियस बढ़ गया है, तो रेडियस जो बढ़ेगा, मैंने माना कि वो रेडियस कितना हो गया है, दैट रेडियस इज R3। ठीक है, अब ये रेडियस R3 होने के साथ साथ इसकी जो हाइट है वो कम होकर h बाई एन हो गई है। तो इसमें जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही है मरकरी का, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, तो पाई R3 स्क्वायर इंटू h बाई एन। तो ये इंप्लाई करता है हमें कि R3 स्क्वायर की वैल्यू दैट इज NR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो R3 स्क्वायर हमारे पास NR स्क्वायर आ जाता है। तो हम लोग अब इसको नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो देखिए इक्वेशन जो 2 है उसमें हम R3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा W प्लस mg दैट इज इक्वल्स टू, ये एक n ऊपर चला जाएगा, तो n टाइम्स 2t डिवाइडेड बाई h साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ओके, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में, एंड दिस इज पाई R3 स्क्वायर। R3 कितना हो जाएगा हमारे पास, NR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वो हमने पहले एस्टिमेट किया है कि R3 स्क्वायर इक्वल्स टू NR स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना था, मास m के बारे में। तो ये जो इक्वेशन 2 एक्सटेंड होकर आई है, ठीक है, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा mg, एंड राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो कॉमन आ रहा है पहले मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ, दैट इज 2t बाई एच इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, ये कॉमन आ गया, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। ठीक है, और साथ के साथ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक n है और यहाँ पर भी एक n है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो इट वुड बी n स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ मास m दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई एच जी इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स बाकी सारे डेटा आपको गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी जेईई एडवांस की तैयारी फिजिक्स और मैथ्स के लिए इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट समझ में आए, आप उसका एप्लीकेशन सीख पाएं, तो आप जल्द से जल्द अपलिफ्ट जेईई प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।